नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नवाब मलिक ने उठाया सवाल, संजय राउत की तरह सीएम योगी पर कब होगी एफआईआर दर्ज, जानिए पूरा मामला। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देश में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन, नागपुर के बाद चंडीगढ़ समेत इन राज्यों में भी हुई एंट्री। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश, कोरोना की चपेट में आने वाले बच्चों का तुरंत हो पुनर्वास। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। नवाब मलिक ने उठाया सवाल, संजय राउत की तरह सीएम योगी पर कब होगी एफआईआर दर्ज, जानिए पूरा मामला। जी हां दोस्तों, राकांपा ने सोमवार को सवाल किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिवसेना सांसद संजय राउत की तर्ज पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए प्राथमिकी कब दर्ज की जाएगी। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो क्लिप भी ट्वीट किया। मलिक ने ट्वीट किया, जिस भाषा को लेकर संजय राउत जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, उस पर योगी जी के खिलाफ एफआईआर कब दर्ज होगी। शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी एमवीए सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सहयोगी हैं। मलिक ने एक राष्ट्र दो कानूनों के हैशटैग का भी इस्तेमाल किया, जिसमें कहा गया है कि भाजपा और गैर भाजपा दलों के नेताओं के लिए अलग अलग कानून हैं। भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज की 9 दिसंबर को दिल्ली के मंडावली पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर राउत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया है कि 9 दिसंबर को एक मराठी समाचार चैनल पर प्रसारित एक साक्षात्कार में राउत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ विवादित टिप्पणियां की हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देश में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन, नागपुर के बाद चंडीगढ़ समेत इन राज्यों में भी हुई एंट्री। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। रविवार को नागपुर में एंट्री होने के बाद आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। आज दोपहर में महाराष्ट्र के नागपुर में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। नागपुर में एक 40 वर्षीय व्यक्ति कोरोना के एक वेरिएंट की चपेट में आ गए हैं। रविवार को कर्नाटक, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया है। अब इस नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या 37 हो गई है, जबकि आईसीएमआर ने एक किट तैयार की है जो 2 घंटे में ओमिक्रॉन का पता लगा सकती है, जबकि महाराष्ट्र में कुल 18 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। रविवार को चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के 1-1 मामले सामने आए हैं। दोनों युवक विदेश से लौटे थे। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 35 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,774 नए मामले सामने आए हैं और जबकि 8,464 मरीज ठीक हो चुके हैं। चंडीगढ़ में संक्रमित पाए गए 20 साल का शख्स हाल ही में इटली से अपने परिजनों से मिलने आया था। 22 दिसंबर को वो इटली से भारत आया था। तब से वो होम क्वारंटाइन में था। दोबारा टेस्ट हुआ तो वो कोविड पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था, जिसमें ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि हुई। जानकारी के लिए बता दें कि युवक में किसी तरह का कोई लक्षण नहीं देखा गया और उसने इटली में फाइजर वैक्सीन की डोज भी ली थी। फिलहाल पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश, कोरोना की चपेट में आने वाले बच्चों का तुरंत हो पुनर्वास। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कोरोना महामारी की चपेट में आने वाले बच्चों की पहचान करने की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे बच्चों की पहचान करने और उनका पुनर्वास किए बिना तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने महामारी में एक या दोनों अभिभावकों को खोने वाले बच्चों के बारे में स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि देश में लाखों बच्चे ऐसी स्थितियों में हो सकते हैं। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के हलफनामे पर ध्यान दिया, जिसने ऐसे बच्चों की पहचान और पुनर्वास जैसे मुद्दे पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठकें की थी। ऐसे बच्चों के पुनर्वास की योजना के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को रिकॉर्ड में रखा गया है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा लगता है कि पहचान की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जब पीएम मोदी का ट्विटर हैंडल सुरक्षित नहीं है तो फिर देश की कैसे सुरक्षा हो पाएगी, संसद में कांग्रेस का सवाल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल हैक किए जाने का मामला सोमवार को संसद में सुनाई पड़ा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी का ट्विटर हैंडल कुछ समय के लिए हैक किए जाने का विषय आज सदन में उठाया और कहा कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। चौधरी ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया और यह सवाल भी किया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल सुरक्षित नहीं है तो फिर देश की कैसे सुरक्षा हो पाएगी।
उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का हैंडल तक सुरक्षित नहीं रहा तो आम लोगों के ट्विटर हैंडल कैसे बच पाएंगे। जब सरकार क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने की बात कर रही है तो प्रधानमंत्री के अकाउंट से इसे लेकर ट्वीट किया जा रहा है। सरकार को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि सरकार को क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर हैंडल रविवार को कुछ समय के लिए हैक कर लिया गया था और ट्विटर के समक्ष यह मामला उठाए जाने के बाद अकाउंट को तुरंत सुरक्षित कर लिया गया। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने साल 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र का उल्लेख किया और कहा कि राजनीतिक दलों के चुनावी वादों को पूरा नहीं करने पर उसे छल माना जाए और इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 419 के तहत मामला दर्ज किया जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका ने सीएम योगी पर साधा निशाना। यूपी में गायों को जिंदा दफनाने के मामले में मोदी से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने कहा है कि यूपी के बांदा जिले में गायों को जिंदा गाड़ने की घटना क्रूरता की पराकाष्ठा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस आपराधिक मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगना चाहिए। प्रियंका वारा ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए पूछा, योगी आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार के प्रशासन ने बांदा में सैकड़ों जिंदा गायों को दफना दिया। आपकी सरकार में गौशालाओं में गौ माता क्रूरता एवं अमानवीयता का शिकार है। उन्होंने इस मामले में पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने को आग्रह किया और कहा, नरेंद्र मोदी जी, आज आप यूपी में हैं, क्या आप गौशालाओं की दुर्दशा पर ऊपर सरकार से जवाबदेही मांगेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर पोस्ट की है जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कई गायों को मिट्टी और पत्थर में जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देश में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन। नागपुर के बाद चंडीगढ़ समेत इन राज्यों में भी हुई एंट्री। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। रविवार को नागपुर में एंट्री होने के बाद आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। आज दोपहर में महाराष्ट्र के नागपुर में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। नागपुर में एक 40 वर्षीय व्यक्ति कोरोना के एक वेरिएंट की चपेट में आ गए हैं। रविवार को कर्नाटक, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया है। अब इस नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या 37 हो गई है, जबकि आईसीएमआर ने एक किट तैयार की है जो 2 घंटे में ओमिक्रॉन का पता लगा सकती है। जबकि महाराष्ट्र में कुल 18 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। रविवार को चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के एक मामले सामने आए हैं। दोनों युवक विदेश से लौटे थे। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 35 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,774 नए मामले सामने आए हैं और जबकि 8,464 मरीज ठीक हो चुके हैं। चंडीगढ़ में संक्रमित पाए गए 20 साल का शख्स हाल ही में इटली से अपने परिजनों से मिलने आया था। 22 दिसंबर को वो इटली से भारत आया था। तब से वो होम क्वारंटाइन में था। दोबारा टेस्ट हुआ तो वो कोविड पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था, जिसमें ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि हुई। जानकारी के लिए बता दें कि युवक में किसी तरह का कोई लक्षण नहीं देखा गया और उसने इटली में फाइजर वैक्सीन की डोज भी ली थी। फिलहाल पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने में विफल रहे मोदी। वाराणसी में हारेगी भाजपा, राकांपा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा नदी को स्वच्छ और साफ बनाने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में उनके वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी भाजपा कम से कम 4 सीट हारेगी। प्रधानमंत्री की राकांपा द्वारा आलोचना उस दिन आई है जब उन्होंने वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया और वहां गंगा आरती भी देखी। यहां संवाददाताओं से बातचीत में महाराष्ट्र के मंत्री एवं राकांपा राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने याद किया कि मोदी ने 2014 के आम चुनाव से पहले कहा था कि मां गंगा ने उन्हें वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए बुलाया है। उनकी यह बात बहुत मशहूर हुई थी। मलिक ने आरोप लगाया, अब 7.5 साल हो गए, लेकिन मोदी सरकार यह जवाब नहीं दे पाई कि इतने सालों में गंगा नदी सफाई अभियान का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि गंगा नदी की सफाई के लिए जिम्मेदार कुछ मंत्रियों को इस अवधि के दौरान बदल दिया गया था, लेकिन नदी को साफ करने का मिशन अधूरा रहा। मंत्री ने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री ने कहा था कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया था, लेकिन मोदी जी गंगा को स्वच्छ बनाने में पूरी तरह विफल रहे हैं। उन्होंने कहा, वाराणसी उनका निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा है, लेकिन हमारा मानना है कि भाजपा विधानसभा की 5 सीटों वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में से कम 4 हारेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, ओमिक्रॉन से नहीं डरते, जरूरत हुई तो लगा देंगे लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है। भारत में भी कई राज्यों में अब ओमिक्रॉन अपने पैर पसारता जा रहा है।
इस बीच ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से निपटने को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो हम फिर से आवश्यक प्रतिबंध लगाएंगे। हालांकि अभी वैसी स्थिति नहीं आई है और फिलहाल किसी तरह की पाबंदी लगाने की भी जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूलों को फिर से खोलने पर कहा कि इसका फैसला स्कूलों की शीतकालीन छुट्टी खत्म होने के बाद लिया जाएगा। बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा मामला सामने आया है। दिल्ली में मिले ओमिक्रॉन से संक्रमित 35 वर्षीय व्यक्ति को लोकनायक जयप्रकाश LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत अभी ठीक है, उसे केवल कमजोरी है। यह व्यक्ति जिम्बाब्वे से दिल्ली आया था और उसने साउथ अफ्रीका की भी यात्रा की थी। दिल्ली सरकार द्वारा अब उसके संपर्क में आए लोगों को भी ट्रेस किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि ओमिक्रॉन के इस मरीज को कोविड के टीके की दोनों डोज भी लग चुकी है। बता दें कि LNJP अस्पताल को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए नामित किया गया है। इससे पहले रविवार को तंजानिया से दिल्ली लौटा 37 वर्षीय व्यक्ति ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया था और वो दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मरीज था। उसने भी कोरोना का दोनों टीका लगवा लिया है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसका इलाज किया गया और अब उसे कोई खास परेशानी नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन खत्म, लेकिन पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी पर अखिलेश जयंत की नजर। जी हां दोस्तों, अगले साल की शुरुआत में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने चुनावी गठबंधन किया है। बता दें, यूपी चुनाव से पहले किसान आंदोलन तो स्थगित हो चुका है, लेकिन विपक्षी दलों का मानना है कि किसानों के अंदर सरकार के प्रति नाराजगी है। किसानों के गुस्से के चलते सपा RLD खुद की अधिक संभावनाएं देख रही है। सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की पहली संयुक्त चुनावी रैली के स्वागत के बाद दोनों सीट की साझेदारी पर काम कर रहे हैं। इसमें माना जा रहा है रालोद 40 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। खबरों के मुताबिक सपा कुछ सीटों पर रालोद के चुनाव चिन्ह पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं रालोद के उम्मीदवार अन्य सीटों पर भी सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ बैंक बचाओ देश बचाओ। जानिए क्या है ये अभियान, क्यों 16 और 17 दिसंबर को बैंक रहेंगे बंद। जी हाँ दोस्तों, सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी खड़े हो गए हैं। विरोध में बैंक कर्मियों ने 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर रहने का फैसला लिया है। हड़ताल को सफल बनाने के लिए बैंक कर्मचारियों ने ट्विटर पर भी अभियान छेड़ दिया है, जो काफी ट्रेंड कर रहा है। बैंक बचाओ देश बचाओ नाम से चल रहे अभियान में अब तक 1.17 लाख ट्वीट किए जा चुके हैं। इसकी वजह से ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के राष्ट्रीय आह्वान पर बैंक कर्मचारी 16 और 17 दिसंबर को तालाबंद हड़ताल करेंगे। इस हड़ताल में बैंक कर्मचारियों से लेकर सभी अधिकारी भी शामिल रहेंगे, जिससे बैंक शाखाओं संबंधी सभी काम बंद रहेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर बैंक कर्मियों की ओर से ट्विटर पर बैंक बचाओ देश बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। ट्विटर पर चलाया जा रहा बैंक बचाओ देश बचाओ अभियान में अब तक 1.17 लाख ट्वीट किए जा चुके हैं। इस वजह से नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। हड़ताल को लेकर बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार का बैंकों को निजी हाथों में देने का फैसला श्रम कानून और बैंकों के सुधार के विरुद्ध है। बैंक लोगों की जमा पूंजी की रक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा बैंक देश की आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाने में अहम योगदान दे रहे हैं। व्यापार व उद्योग भी इन्हीं बैंकों के सहारे आगे बढ़ रहा है। सरकारी बैंकों ने देश की स्थिति को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए सरकार को बैंकों को निजी हाथों में नहीं सौंपना चाहिए। 2 दिवसीय हड़ताल करके बैंक कर्मचारी और अधिकारी सरकार से बैंकों निजीकरण के फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग करेंगे। सरकार का यह फैसला बिना किसी कारण लिया गया फैसला है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन, कोरोना वैक्सीन पर रही कमजोर, होने किया आगाह। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के लिए एक नई मुसीबत बनता जा रहा है। भारत में ओमिक्रॉन संक्रमण के अब तक 38 मामले सामने आ चुके हैं। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया है। साथ ही ओमिक्रॉन से वैक्सीन की प्रभावशीलता कम होने का भी दावा किया है। हालांकि शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक नया वेरिएंट गंभीर लक्षण पैदा नहीं करता है। भारत में तबाही मचाने वाला डेल्टा वेरिएंट पूरी दुनिया में संक्रमण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। एक्सपर्ट भी ओमिक्रॉन को डेल्टा से कम खतरनाक वेरिएंट बता रहे हैं। बहुत ज्यादा म्यूटेशन वाला ओमिक्रॉन सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। इस खतरे को देखते हुए पिछले महीने ही कई देशों ने अफ्रीकी देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए घरेलू प्रतिबंधों को फिर से लागू किया। WHO ने कहा कि 9 दिसंबर तक ओमिक्रॉन 63 देशों में फैल चुका है। दक्षिण अफ्रीका में इसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट के रूप में देखा गया, जहां डेल्टा का असर कम था। वहीं ब्रिटेन में डेल्टा ज्यादा खतरनाक वेरिएंट है। शुरुआती आंकड़ों के आधार पर WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के खिलाफ वैक्सीन की प्रभावशीलता को कम करता है। मौजूदा डेटा ये बताता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने पर नया वेरिएंट डेल्टा से आगे निकल सकता है।
ओमिक्रॉन इन्फेक्शन में अब तक हल्के लक्षण वाले या एसिम्प्टोमेटिक मामले ही देखने को मिले हैं। हालांकि हू का कहना है कि वेरिएंट की गंभीरता को लेकर स्पष्ट दावा करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में हू को 24 नवंबर को जानकारी दी थी। पिछले हफ्ते फाइजर बायोएनटेक ने अपनी वैक्सीन के 3 डोज को ओमिक्रॉन के खिलाफ प्रभावशाली बताया था। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भी अपने नागरिकों से ओमिक्रॉन से बचने के लिए तीसरा डोज लेने की अपील कर रहे हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट ओमिक्रॉन संक्रमण में हल्का बुखार, शरीर में दर्द और सूखी खांसी जैसे लक्षण दिखने का दावा कर रहे हैं। नए वेरिएंट में स्वाद या गंध को पहचानने की शक्ति खोने जैसे लक्षण नहीं देखे गए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने लोकसभा में मुद्रास्फीति पर स्थगन नोटिस दिया। जी हां दोस्तों, जयपुर में महंगाई के विरोध में रैली होने के एक दिन बाद आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार को लोकसभा में महंगाई का मुद्दा उठाने के लिए स्थगन नोटिस दिया। तिवारी ने अपने नोटिस में लिखा, देश में मुद्रास्फीति की ऊंची दर ने कमजोर वर्ग को प्रभावित किया है। तेल सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ईंधन लगभग हर रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले कुछ समय से तेल विपणन कंपनियों ने प्रमुख भारतीय शहरों में डीजल पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में डीजल पेट्रोल की कीमतें क्रमशः 86.67 रुपए प्रति लीटर, 95.41 रुपए प्रति लीटर है। वित्तीय राजधानी मुंबई में कीमतें 94.14 रुपए, 109.98 रुपए है। तिवारी ने कहा, लेकिन सब्जियों सरसों के तेल की कीमतें हर दिन बढ़ रही हैं। सरकार कीमतों की जांच करने में असमर्थ है। लोकसभा में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा पारित होने की संभावना है, जिसे 6 दिसंबर को पेश किया गया था। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करेंगी, जिस पर विचार किया जाएगा। वो यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को सदन द्वारा पारित किया जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वरुण गांधी लाएंगे एमएसपी की कानूनी गारंटी पर बिल, जानिए उनके निजी विधेयक पर किसानों के लिए क्या है खास। जी हां दोस्तों, कृषि सुधार के कानूनों की वापसी के साथ एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत अन्य मांगों पर सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों को समझाकर भले ही लौटा दिया हो, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने एमएसपी की कानूनी गारंटी का निजी विधेयक पेश करने का ऐलान कर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कृषि कानून विरोधी आंदोलन को लेकर वरुण गांधी लगातार अपनी सरकार पर निशाना साधने से बाज नहीं आए। अब उन्होंने लोकसभा में इसी सप्ताह निजी विधेयक पेश करने की घोषणा कर दी है। वरुण ने ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने विधेयक का मसौदा लोकसभा सचिवालय को सौंप दिया है। उन्होंने इसके प्रावधानों पर सुझाव भी मांगा है। भाजपा सांसद ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारत के किसानों और सरकार ने बहुत बार कृषि और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है, लेकिन अब न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानून बनाने का समय आ गया है। सरकार द्वारा कृषि कानून की वापसी और एमएसपी पर कमेटी के गठन की घोषणा के बाद भी उन्होंने एमएसपी की कानूनी गारंटी का मुद्दा उठाया है। वरुण के निजी विधेयक के अहम प्रावधानों में सिर्फ 22 फसलों के ही एमएसपी की कानूनी गारंटी के साथ खरीद की परिकल्पना की गई है। उनके हिसाब से इन फसलों का सालाना वित्तीय परिव्यय 1 लाख करोड़ रुपए है। इस सूची में कृषि उत्पादों की जरूरत के आधार पर फसलों को शामिल किया जा सकेगा। एमएसपी का आधार उत्पादन लागत पर 50% लाभांश होगा। एमएसपी से कम मूल्य पाने वाला किसान गारंटी युक्त एमएसपी के बीच के अंतर के मुआवजे का हकदार होगा। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार फसलों का वर्गीकरण उसके गुणवत्ता मानकों के आधार पर होगा। फसल भंडारण के बदले किसानों को ऋण का प्रावधान है। किसानों को समय से भुगतान के साथ उनकी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। उपज की खरीद के 2 दिनों के भीतर किसानों के खाते में धन जमा कराने का प्रावधान होगा। किसी वजह से किसानों को अगर एमएसपी नहीं मिलता तो सरकार बिक्री मूल्य और एमएसपी के बीच के अंतर का भुगतान 1 सप्ताह में करेगी। यह विधेयक फसलों की विविधता को बढ़ावा देने के लिए हर ब्लॉक में उपयुक्त फसलों की खेती की सिफारिश करता है। विधेयक में प्रत्येक 5 गांव के बीच एक खरीद केंद्र बनाने और आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के प्रावधानों को लागू करने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए 30 दिनों के भीतर विवाद को समाप्त करने की न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई के अंग्रेजी पेपर को लेकर राहुल गांधी का परतंज, जाने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के अंग्रेजी पेपर को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हमला करते हुए कहा है कि आरएसएस और भाजपा युवाओं के मनोबल और भविष्य को कुचलने पर तुले हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है, कट्टरता से नहीं। कांग्रेस नेता ने ट्वीट करते हुए कहा, अब तक सीबीएसई के अधिकांश पेपर बहुत कठिन थे, लेकिन अंग्रेजी के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ज्यादा बकवास था। आरएसएस और भाजपा युवाओं के मनोबल और भविष्य को कुचलने में तुले हैं। बच्चों, अपना सर्वश्रेष्ठ करो, कड़ी मेहनत रंग लाती है, कट्टरता नहीं। इससे पहले प्रियंका गांधी वारा ने भी महिलाओं पर प्रतिगामी विचारों का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था, अविश्वसनीय, क्या हम वास्तव में बच्चों को यह सिखा रहे हैं।
स्पष्ट रूप से भाजपा सरकार महिलाओं पर इन प्रतिगामी विचारों का समर्थन करती है, वरना सीबीएसई के पाठ्यक्रम में ये चीजें क्यों शामिल होंगी।